आदाब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप जेके स्पेशल हालात और वाक़ात पे। हमारी पहली नज़र शुरुआत जिन पे सबकी नज़र थी, हम भी वहीं मौजूद थे और अल्फाज की बाज़गश्त जो शहर में सुनाई दी, वो अल्फाज शहर में आज कुछ इस तरह से थे। हम जाएंगे बताया फारूक अब्दुल्ला ने और हम लोगों की वकालत करेंगे बताया तारिगामी ने। डेवलपमेंट टूरिज्म बाद में, पहले कैदियों की रिहाई, पहले मसला कश्मीर, पाकिस्तान से बातचीत, ये बताया महबूबा मुफ्ती ने। और इसका इंतज़ार, इन अल्फाज का इंतज़ार सबको था। नज़र सबकी आज श्रीनगर के गुपकार के इलाके में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर थी और सुबह 11 बजे हुई मीटिंग के हवाले से लोग जानने के लिए उत्सुक थे। लोग जानना चाहते थे कि क्या कुछ होगा आज फैसला, क्योंकि आज का दिन तारीख का अहम दिन होगा और आज के दिन पे तारीख लिखी भी जा सकती है। तारीख कैसे लिखी जाएगी, मुस्बत होगी, मनफी होगी, ये आज के दिन पे भी मुनसर था। और गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से आज की मीटिंग काफ़ी अहम और इसी अहमियत में इम्पॉर्टेंट अगली तारीख जो वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात की तय हो चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर से बाज़ाब्ता तौर पे दावतनामा भी मौसूल हुआ है और सियासी लीडरान उसी दावतनामे का जवाब देने के लिए आज जमा हुए थे। और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम तेवर बताएंगे। तेवर कैसे थे, दिल्ली वालों के तेवर दिल्ली वाले जाने, लेकिन कश्मीर में जिन पे हमारी नज़र थी, जिन सियासी लीडरान को हम समझना चाहते थे, जिनको हम परखना चाहते थे, उनके तेवर भी आज तेज़ थे। और तेवरों की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला के तेवर भी आज कम नहीं थे। तेवरों का अंदाज और तेवरों का बयान आज उनकी इस मीटिंग के दौरान पहले और आखिर दोनों मौक़ों पे देखने को मिला। कुछ तेवरों की झलक सबसे पहले आपको दिखाते हैं। फारूक अब्दुल्ला के तेवर कैसे थे, कुछ कह सकते हैं तलख तजुर्बा या तलख तेवर फारूक अब्दुल्ला के साफ नजर आ रहे थे। क्यों नहीं खोलते? मेरा घर है, खोलो मेन गेट खोलो, लाओ अंदर इनको। बात तलख तजुर्बात की, बात दूर तलक जानी है और बात श्रीनगर से निकल के दिल्ली पहुंचनी है। यह अंदाज़ा पहले से हो ही गया था, लेकिन क्या बात होनी है, मीटिंग में क्या कुछ होगा, ये क्या सब जानने के लिए आज बहुत ही उतावले भी थे। और सुबह जब 11 बजे मीटिंग शुरू होने जा रही थी, उससे पहले ही लीडरान पहुंच रहे थे। मुजफ्फर शाह सबसे पहले आए और मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं। उनके फ़ौरन बाद हमने देखा महबूबा मुफ्ती आई और महबूबा मुफ्ती के आते आते यहाँ जमघटा बड़ा लग चुका था। और इसी के बीच में जावेद मुस्तफा मीर भी पहुंचे और तारिगामी भी आए, हसनैन मसूदी भी आ चुके थे और फारूक अब्दुल्ला घर में मौजूद ही थे। कभी वो बाहर देखते हुए नजर भी आए, शायद दूर सड़क पर नजर डालते हुए ये देखना चाहते थे कि बाहर के क्या हालात हैं। वो छत से, वो मकान के ऊपर से दिखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन बाहर का नज़ारा यही था कि मीडिया पहुंचा हुआ था समझने के लिए, पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए कि यहाँ क्या कुछ निकल के आएगा। और निकला क्या कुछ, ये हमने इस मीटिंग जो लगभग 2 घंटों तक हुई, उसमें उसके बाद जब मीडिया ब्रीफिंग हुई तो उसमें देखा हमने सुना भी। जो कुछ हमने देखा, जो कुछ हमने समझा, जो कुछ हमको नज़र आया, वो हम आपकी नज़र करते हैं और उसी नज़र में हम आपको बताते चले। फारूक अब्दुल्ला और सभी जो लीडरान थे PADD की, उनकी प्रेस ब्रीफिंग भी हुई और इस प्रेस ब्रीफिंग में फारूक अब्दुल्ला ने सवाल और जवाब लेना शुरू किए तो यहाँ से तारिगामी भी तैयार थे। महबूबा मुफ्ती भी बीच बीच में अपनी बात कह रही थी और सबके दौरान खामोशी अगर थी तो कहीं नहीं नज़र आ रही थी। और इसी खामोशी या इसी बात और बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए फारूक अब्दुल्ला का पहला बयान यही था कि हम जाएंगे, फैसला हुआ है, मीटिंग में फैसला हुआ है, सब दिल्ली जाएंगे और दिल्ली की दावतनामे पर जवाब दिल्ली में देंगे। और क्या जवाब देंगे, क्या एजेंडा लेके जाएंगे, ये उन्होंने पहले नहीं बताया, ताहम बाद में कहीं न कहीं इशारों किनारों में उन्होंने बता दिया। लेकिन क्या बताया फारूक अब्दुल्ला ने, सबसे पहले क्या हम दिखाते हैं। जैसे आपने सुना कि वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म साहब
اور ہوم منسٹر صاحب کے سامنے رکھی، اور اس کے بعد جب وہ میٹنگ ختم ہو جائے گی ہم آپ کو بھی بریف کریں گے یہاں پہ، اور دہلی میں بھی ان کو بریف کریں گے کہ ہم نے وہاں کیا کیا، کیا کہا اور ان کا رد عمل کیا تھا۔ ایجنڈا کیا رہے گا اس میٹنگ کا؟ کوئی بھی ایجنڈا ان کی طرف سے فکس نہیں ہوا ہے، وہاں پہ آپ ہر بات پہ بول سکتے ہیں۔ فاروق عبداللہ نے بتایا ہم جائیں گے، لیکن کل ہمیں معلوم ہوا تھا کہ کچھ آج کی اس میٹنگ میں کہیں نہ کہیں تیز تیور سب کے ہوں گے، اور تیز تیوروں کو دیکھتے ہوئے شاید یہ سب سیاستدان سمجھ چکے تھے کہ عوام کے بھی تیز تیور ہیں، عوام کے بھی کان کھڑے ہیں، کوئی بڑا فیصلہ یا کوئی بھی فیصلہ لینے سے پہلے عوام کے حوالے سے بھی انہیں جانکاری شاید مل رہی ہوگی، اور اسی عوام کی جانکاری کے ساتھ ساتھ اپنے پارٹی کارکنان سے سبھی سیاسی جماعتیں کل باتیں کری تھی۔ لیکن جہاں فاروق عبداللہ بات کرے تھے وہیں گپکار الائنس کے ترجمان محمد یوسف تارگامی بھی بات میں بات کر رہے تھے، اور بات کرتے کرتے تارگامی یہ تک بول اٹھے کہ دلی جائیں گے، وکالت کریں گے قوم کی، اور تارگامی نے بتایا کہ دلی جا کے ہی بات سے بات بنے گی۔ جنہوں نے میٹنگ بلائی پرائم منسٹر آف انڈیا نے، ایجنڈا کوئی مقرر ہے یا نہیں ہمیں اطلاع نہیں، اور ہمارا موقف جو ہے پی اے جی ڈی کا اس کو ہم دہرائیں گے اس بڑے ایوان میں، بڑی لیڈرشپ کے سامنے۔ وہ ہمیں موقع ملا ہے، ہم اپنے عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں۔ ہم ایک منٹ پلیز 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 ناٹ ون وے، پلیز لسن ٹو اس۔ ہمیں وہاں جانا ہے اپنے عوام کی وکالت نامہ لے کر، ہم وکالت کر لیں گے اس عدالت میں جموں کشمیر اور لداخ کے عوام کی طرف سے۔ وہ وکالت نامہ ملا ہے، آئین کے اندر جو ہمیں گارنٹیز ملی ہیں پہلے سے ہی ہم ان کے تحفظ کی خاطر اپیل کر لیں گے پرائم منسٹر آف انڈیا سے۔ جہاں تک قیدیوں کا سوال ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے کہا انجینئر رشید صاحب ہیں، کیا اور بھی لیڈر ہیں؟ ابھی شبیر صاحب بیچارہ بیمار ہے، بہت زیادہ بیمار ہے، اور کئی ہمارے نوجوان جو ہیں مختلف جیلوں میں ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارے پارلیمنٹ ممبر مسعودی صاحب، انہوں نے بھی وکالت کی ہے پارلیمنٹ کے اندر بھی، لیکن شمائی نہیں ہوئی۔ آج ہمیں ایک اور موقع ملا ہے، سب سے پہلے یہ کہ یہ غلط فہمی نہ ہو کہ ان کا ایجنڈا کیا ہوگا۔ ہم وہاں اس ایجنڈے پر دستخط کرنے کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا کی طرف سے کون سی تجویز ہے، اگر وہ ہمارے حق میں ہوگی، جموں کشمیر اور لداخ کے حق میں ہوگی، ہم ہاں کریں گے، اگر وہ حق میں نہیں ہوگی ہم برملا نہ کر لیں گے۔ اس میں کوئی غلط فہمی نہیں ہوگی۔ محمد یوسف تارگامی سی پی آئی ایم کے سینئر لیڈر اور ترجمان گپکار الائنس کے، اور بات وکالت کی کرے تھے، لیکن ہم لگاتار آپ کو بتا رہے ہیں کہ اس سارے کے دوران سب کی نظریں محبوبہ مفتی پر تھی، کیونکہ پہلے دن سے ہی گپکار کے دوبارہ زندہ ہونے کے دن سے ہی سب یہی بتا رہے تھے، اور سب یہی بتا رہے ہیں کہ محبوبہ کے تیور تیز ہیں، اور انہوں نے کئی سیاستدانوں کو چاروں شانے چت کرنا بھی شروع کر دیا ہے، اور محبوبہ کے تیور تیز بھی نظر آئے۔ اور محبوبہ مفتی نے گپکار الائنس کی میٹنگ کے بعد جب میڈیا سے بات کی تو یہ بھی بتا ڈالا کہ بات پاکستان سے بھی کرنی ہے، دلی سے بھی کرنا ہے، اور جو کچھ بھی لینا ہے آئین کے اندر لینا ہے، کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جب افغانستان کے ساتھ بات ہندوستان کر سکتا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ بات کیوں نہیں، اور اس سارے کے بیچ میں اس کا صاف طور پہ کہنا تھا، محبوبہ مفتی کا کہنا تھا کہ بات 370 پہ ہی ہوگی، دوسرے مسائل تو بعد کی بات ہے، سرکاریں بنتی رہیں گی، سٹیٹس آتی رہیں گی، ڈیلیمیٹیشن ہوتا رہے گا، لیکن جو چھینا گیا ہے، جو حق ہے ان کا، اس پہ بات کرنی ہے، اور اول سے لے کے آخر تک بات اسی پہ کرنی ہے، اور یہ بتایا انہوں نے سری نگر کی پریس کانفرنس میں۔ We are not against، ہم ڈائلاگ کے خلاف نہیں ہیں، پر ہم یہ ضرور چاہتے تھے کہ کچھ کانفیڈنس بلڈنگ میجرز ہونے چاہیے، جیسے پورے ملک کے اندر کووڈ کی وجہ سے جیل میں جو قیدی تھے ان کو رہا کیا گیا۔ جموں کشمیر کے حوالے سے بھی یہ ہونا چاہیے تھا، جو ہمارے سیاسی قیدی ہیں یا دوسرے ڈیزینیز ہیں
ان کو رہا کیا جانا چاہیے تھا اگر وہ واقعی چاہتے تھے کہ وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم لوگوں کو ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں جن کو پچھلے 2 سال سے انہوں نے اتنا ہیوملیٹ کیا ہے, تو میں سمجھتی ہوں کہ کم سے کم یہ ان کو کرنا چاہیے تھا, مگر اس کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈائیلاگ کے خلاف ہیں. دوسرا ہمارا یہ خیال تھا کہ اگر پی ایچ ڈی کے ہیڈ کے طور پہ فاروق صاحب جائیں گے, مگر ان کا یہ ہے کہ نہیں, ہم کو انڈیویجولی انوائٹ کیا گیا ہے, سب کو الگ الگ جانا چاہیے. ہم امید کرتے ہیں جیسے فاروق صاحب نے بھی کہا کہ وہاں کوئی ایجنڈا نہیں, ان کا جو بھی ایجنڈا ہوگا, مگر ہم اپنا ایجنڈا ان کے سامنے رکھیں گے اور بخوبی رکھیں گے, اور ہم امید کریں گے کہ ہمارے جانے سے کم اتنا ہو جو جیلوں میں یہاں اور یہاں سے باہر ہمارے لوگ بند ہیں ان کو رہا کیا جائے, اور ساتھ میں جن کو رہا نہیں کر سکتے ان کو کم سے کم جموں کشمیر لے آئے. یہاں غریب لوگ چندہ جمع کر کے سال میں 1 یا 2 بار اپنے بچوں سے یا اپنے لوگوں سے ملنے جاتے ہیں. ہمارے لوگ یہاں مصیبت میں ہیں, جن کا بہت نقصان ہو گیا 2019 کے بعد, ٹرانسپورٹرز ہیں, ٹورزم ہے, باقی ہے, مگر یہ باتیں بات کی ہیں. پہلے ہمارا جیسے فاروق صاحب نے کہا, جو ہمارا پیپلز الائنس کا جو ایجنڈا ہے, جس کے لیے ہم نے یہ الائنس بنایا ہوا ہے, جو ہم سے چھینا گیا ہے, ہم اس پہ بات کریں گے کہ یہ آپ نے غلطی کی ہے, یہ انلیگل رہا ہے, یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس کو بحال کیے بغیر جموں کشمیر کا مسئلہ اور جموں کشمیر کے حالات اور اس پورے خطے میں آپ امن بحال نہیں کر سکتے. سری نگر میں گپکار الائنس کی میٹنگ گپکار روڈ پہ, اور گپکار روڈ پہ واقع فاروق عبداللہ کی کوٹھی میں, اور فاروق عبداللہ کی کوٹھی میں ہوئی میٹنگ, اور میٹنگ کے بعد ان کے صحن میں ہوئی پریس بریفنگ. اور اس پریس بریفنگ کے دوران جب ہم نے تیوروں کی بات کی تو محبوبہ مفتی کے تیور پورا دن تیز ہی دکھائی دیے. تلخ تجربات کا شاید اندازہ دور سے ہی محبوبہ مفتی کے تیور کرا رہے تھے. اور محبوبہ مفتی جب بات دوپہر بجباڑہ پہنچی تو میڈیا سے بات کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے وہ بھی دہرایا جو دن کو دہرا چکی تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا کہ ڈیولپمنٹ, اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم, یہ سب بعد میں, لیکن سیاسی قیدیوں کی اور نظر بندوں کے ساتھ ساتھ کشمیر کے وہ نوجوان جو ملک کی مختلف جیلوں میں بند ہیں, کشمیر سے باہر بند ہیں, ان کی رہائی ہونی بھی ہے. اور یہ رہائی ہو جاتی تو بات چیت میں کچھ اور ہی مزہ آ جاتا. چاہے وہ ٹرانسپورٹر ہیں, ٹورسٹ والے ہیں, یا روز بیچارہ جو مزدور ہے, یا باقی ہیں, یہ باتیں تو بات کی ہیں, اس کے بارے میں بھی ضرور بات کریں گے. پر اصلی ہمارا مدعا جو ہے 370 اور 35A کو جس طرح سے غیر قانونی طریقے سے ختم کیا گیا ہے, تو ہم اس کے بارے میں اس کے ریسٹوریشن کی بات کریں گے. چلیے, سری نگر سے لے کے بجباڑہ تک میٹنگ سری نگر میں ہوئی, بیان بجباڑہ میں بھی آیا, اور یہ بیان محبوبہ مفتی کا بھی تھا, عمر عبداللہ, فاروق عبداللہ کا بھی تھا, اور فاروق عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد یوسف تارگامی کا بھی تھا. مظفر شاہ کے بھی تیور بڑے تیز تھے, اور مظفر شاہ نے صبح صبح جاتے جاتے یہ بھی بتا ڈالا تھا کہ اور مدعوں پہ کیا سیاست کرنی, اور مدعوں پہ کیا بات کرنی. بات کشمیریوں کے مدعوں کی بات کرنی ہے, بات جموں کشمیر کے انٹیگریٹی کی بات کرنی ہے, اور جموں کشمیر کی انٹیگریٹی کی بات دلی سے کرنی ہے. یہ مظفر شاہ صبح بتا رہے تھے, اور صبح سے نکل کے شام تک مظفر شاہ نے یہ بھی بتایا کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں اگر فائدے کی بات ہو جاتی ہے. یہ مظفر شاہ کی بات. لیکن آپ کو ناظرین بتائیں اور بھی معاملات ہیں. یہ اب نظر سب کی 24 کی تاریخ پر ہے. دلی میں آل پارٹیز میٹنگ ہو رہی ہے, اور اس آل پارٹیز میٹنگ میں کیا وہی نتائج نکل کے آتے ہیں جن کی لوگ امید کر رہے ہیں, یا کچھ اور بدل کے آتا ہے؟ افواہوں کا دور بھی چل رہا ہے. ابھی بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تیور دلی کے بھی تیز ہیں, اور دلی سے بھی بیانات آ رہے ہیں. غلام نبی آزاد کا بھی رات کو بیان آیا ہے, اور سیف الدین سوز کا بھی بیان آیا ہے, چدمبرم نے بھی بیان دیا ہے. اور کل ملا کے دیکھا جائے تو کانگریس پارٹی لگاتار برابر کہہ سکتے ہیں گپکار الائنس کے ہم پلا بیانات میں دکھائی دے رہی ہے. اور اگر سارے معاملات پر نظر ڈالی جائے تو آنے والے دن اور 24 کی تاریخ اہم بھی ہو سکتی ہے, اور اس اہم دن پہ کوئی اہم فیصلہ بھی نکل کے آ سکتا ہے. وہ کس طرح کا فیصلہ ہوگا اس کا انتظار آپ کو بھی ہے, ہمیں بھی رہے گا, لیکن اسی انتظار کے بیچ میں اور معاملات کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اور معاملات میں ہمارا ایک اور پہلو ہے جس سے ہم اپنا ہیلتھ انفراسٹرکچر کہتے ہیں. ہمارے ڈاکٹروں پر سوال اٹھتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور آج بھی ڈاکٹروں پر سوال اٹھا. یہ کسی گاؤں دیہات میں نہیں اٹھا, یہ شہر کے قلب میں واقع بڑگام ضلع میں پیش آیا ہے. بڑگام ضلع ہسپتال کی یہ صورتحال, یہ توڑ پھوڑ,
ये आहो बका, ये रोना धोना और ये शोर, ये शराबा शायद कोई और वजह नहीं हो सकती है। शायद यहाँ बहुत कुछ हुआ है। यहाँ एक बच्चे की मौत का वाक़ा हुआ है, नवजायद बच्चे की मौत हुई है और यहाँ लवाकीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये सब कुछ डॉक्टरों की वजह से हुआ है, शोबे तिब के ओहदेदारों की वजह से हुआ है। और ये दरबल बडगाम की खातून जो दर्द ज़ह में मुब्तला थी, उनके लवाकीन का कहना है कि वो कल अस्पताल आए थे इलाज कराने के लिए बच्चे की उम्मीद को लेके, लेकिन बच्चे को यहाँ पे अस्पताल में डॉक्टरों की यूँ कह सकते हैं इल्ज़ाम उनका है कि गफलत शारी की वजह से मौत का शिकार होना पड़ा। यह हकीकत है या ये कुछ और है, गलत बयानी, इसका इल्ज़ाम, इसकी सच्चाई या इसकी तस्दीक हम नहीं कर सकते, लेकिन साफ ज़ाहिर है हंगामा हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है उस अस्पताल में जिसके पहले ही अंजर पंजर ढीले हैं। और बडगाम के अस्पताल में इन लवाकीन का, इन लोगों का ये भी कहना था कि उनकी मरीज़ा रात भर चिल्लाती रही, दर्द ज़ह में मुब्तला थी, कोई डॉक्टर नहीं आया, कोई पैरामेडिक्स नहीं आया, कोई दवाई नहीं दी गई, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया गया। और अगर उनके बकौल अगर डॉक्टरों ने कोताही नहीं की होती, गफलत शारी नहीं बरती होती, तो शायद उनके बच्चा जिंदा रह जाता। ये बडगाम के अस्पताल में और इल्ज़ाम लगा रहे थे बडगाम की ज़िला इंतज़ामिया पर कि यहाँ अक्सर इस तरह के मामला देखने को मिलते हैं। बड़ सर्जरी पत रात डेट से चंद्रवार कर एडमिट, रात सुबह कर एडमिट, पत कर रात सुबह एडमिट 8-9 तान तुल दूध कहें, 10:30 दूध, खतरनाक दूध। यह रात शाम 8 बजे पे रात थर्ड दिन सुन मेल मिसिस पे हश मोज थप कर पे दल डॉक्टर अमिस कर पेन ज्यादा, अमिस करो इलाज। यम गई डॉक्टर तमिस मिसिस नर्स अती दोपस अगर छप कर निंद्र गसान प्रॉब्लम, दोपस अगर छप कर निम बड़ सर्जरी कर दंदन तल जेव योतान वनिस तान जू कोड़स वो क्या कोड़ बच्चे मरित मशीन से। चलिए, बडगाम के अस्पताल में आज पेश आया वाक़ा। सुबह सुबह यह हंगामा बडगाम के अस्पताल में था। हमने ज़िला इंतज़ामिया से बात करने की कोशिश की थी। साफ ज़ाहिर है आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी, टेलीफोन है, हर जगह पहुंचा नहीं जा सकता है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया बडगाम ने इस हवाले से फ़ोन ख़ास तौर पे मीडिया के नहीं उठाए, कोई जवाब नहीं दिया। तो जवाब का हमें इंतज़ार, अरबाब इक़दार के तक बात पहुंचाते हुए हम देखना चाहते हैं कि इंतज़ामिया, अरबाब इक़दार इस मामले को कितना संजीदगी से लेते हैं। लेकिन मामलात और भी हैं, हादसों की बात भी है। कुंजर के इलाके में सड़क का दिलदोज़ हादसा पेश आया है, 13 अफराद ज़ख्मी, लेकिन किस्मत अच्छी कि सब के सब बखैर आफियत, और डॉक्टरों ने बताया कि सभी जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। ये वाक़ा आज सुबह उस वक़्त पेश आया जब ज़ियारत शरीफ पर जाने के लिए ज़ायरीन की एक बस हादसे का शिकार हुई, जिसमें 13 अफराद सवार थे और ये लोग ज़ख्मी हुए। कुछ माइनर हुए, कुछ सीरियस हुए, और जो सीरियसली ज़ख्मी हुए उन्हें बारामूला के GMC मुंतकिल किया गया। ताहम वहाँ डॉक्टरों ने बताया कि सब की हालत अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है, बखैर आफियत, सभी खतरे से बाहर है। और यहाँ बताया गया कि ब्रेक फेल होने से ड्राइवर अपनी गाड़ी पर काबू नहीं रख सका और ये गहरी खाई में जा गिरी। सर बाबा बाबा रिशी नियाज ताउन तो पन्नी फैमिली बाकी वपर गाँव फैमिली वन रोजान पान सारी किचामर कर द्रायो गर द्राय सुबह 9 बजे हादसा सांस पुलस पे तो वजह क्या ब्रेकस गई फेल तो गाड़ी गई कंट्रोल कहें तो गाड़ी हूँ अहन तो अत पैसेंजर 3 नफर। ये बडगाम के नज़दीकी इलाका बाबरिशी में हुआ हादसा। लेकिन आपको नाज़रीन बताएं, बडगाम में पिछले दिनों आपने तेंदुए का मामला भी सुना था। कुछ तेंदुओं को पकड़ा भी गया था, लेकिन ये तेंदुओं की तादाद कितनी है अब उसका अंदाज़ा होना शुरू हो चुका है। कुंजर में दौरान शब तेंदुए ने हमला दोबारा किया है और इस तेंदुए के हमले में जानवर शिकार हुए हैं और 22 भेड़ों को दौरान शब तेंदुए ने शिकार किया है। कुंजर के इलाके में खबर है कि कुंजर के इलाके में महराजुद्दीन के घर में तेंदुआ घुस गया, वहां मौजूद उसकी बेड़ों को निशाना बनाया और 22 बेड़ों को मौके पर ही हलाक कर दिया, बाकी को जख्मी किया। लाखों रुपए का महराजुद्दीन का नुकसान हुआ और ये तेंदुआ कहां से आया बताया नहीं जा सकता है। वाइल्ड लाइफ महकमा ही बता सकता है कि ये तेंदुए की कौन सी नस्ल है जो आबादियों पर हमला कर रही है, ये कहां से आई है। ये बडगाम की उस
पार्क से निकल के तो नहीं जा रहे हैं या कोई और कहीं तरफ से तेंदुआ आया, ये वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट ही बताएगा। लेकिन वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के इस मामले के साथ ही, इस तेंदुए के हमले के साथ ही पूरे इलाके में खौफ है, दहशत है। लेकिन खौफ और दहशत के साथ साथ आपको बताते चले, बांडीपुरा ज़िले में भी सरकार के कारनामे या इंतज़ामिया के कारनामे सबके सामने नजर आ रहे। हम आपको रखे हाजन ले चलते हैं और रखे हाजन बांडीपुरा के पारीबल इलाके का ये पंचायत घर जिस पर 20 लाख रुपए से जायद रकम जो है वो डीपीआर बनाया गया है। लगभग 17 लाख रुपए इस पंचायत घर के निकाले भी जा चुके हैं। लेकिन ये पंचायत घर कहाँ बनाया गया है? जजीरा नुमा इलाके में पंचायत घर बनाया गया है और ये करीबन 5 साल पहले पंचायत घर बनाया गया है। शायद तब वहाँ के एसीडी, वहाँ के बीडीओ, वहाँ के दूसरे जो इस ओहदेदार हैं जिन्होंने पंचायत घर के लिए ज़मीन मखसूस की है, शायद उन्हें मालूम नहीं था कि मीडिया की नज़र इस पर पड़ेगी। कौमी विरासत को डुबोने का काम हुआ है और कौमी विरासत को डुबोने का काम खुद इंतज़ामिया ने किया है। इस पंचायत घर को किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। अब इसके नीचे से ज़मीन खिसकती जा रही है, खिसकेगी क्यों नहीं, क्योंकि बीच जजीरे में बनाया गया है, आसपास दरिया और दरिया के बीचों बीच बनाया गया ये पंचायत घर। कभी इसकी बुनियाद है वो पानी जल्द ही ले जाएगा। और साफ जाहिर है यहाँ की इंतज़ामिया से सवाल मुकामी लोग भी पूछते हैं, मीडिया से पूछवाना भी चाहते हैं। मेन गर्ज युस पंचायत बनोमुत सिर्फ पोंस कड़न खतर अख मशीन बनाम अम मूजूब वन वेरिफिकेशन अगर यह बनोक ये नुशियत ये जमीन नुशियत ये कह बनोक तो बनोक क्या अगर वो बनोक नुशियत दर नुशियत दरवाज नुशियत कह लगित अत अकुई चीज अत वनस ग जर तम जार गिंद अत वनस चूर अथ मज तीर अत थान अत गुपन वनस मतलब अस जरूरत लगान अस वनस पान परेशान गमत ये बनो तो बनो कम खतर अत अंद पे टोटली आब अगर तुम पान तु वो तुम दियो नजर अत क्या वनस अत वंदस मज आब मज अत तकरीबन 3-4 फुट आब मज तुम वो अत निशान तत आबिक अत आब मज। और चलिए नाज़रीन, कुलगाम की खबर भी करते हैं। ख्वाजा सरों को आज अशियाई ज़रूरिया के किट तकसीम किए गए और ये ग्लोबल ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ और रज़ाकार तंजीम के साथ साथ ज़िला लीगल सर्विस अथॉरिटी कुलगाम ने आज और ICDS डिपार्टमेंट ने इन लोगों के में ज़रूरी किट्स भी तकसीम किए। इस कोविड का दौरान इनकी तरफ ख़ास ध्यान किसी का नहीं दिया गया था और आज इंतज़ामिया के साथ साथ रज़ाकार तंजीमों ने रोल अदा करते हुए यहाँ की इंतज़ामिया, यहाँ के इन लोगों के लिए कुछ न कुछ रहम का काम भी किया है और मुकामी लोग इस मामले को लेकर काफ़ी खुशी का इजहार भी कर रहे थे। और आपको ये भी बताते चलें कि कोविड है और कोविड के दौरान टीकाकारी मुहिम भी जारी है और कुलगाम में आज बल्दियाती महकमे और महकमे सेहत के इश्तराक से मसाजिद, इबादतगाहों, खानकाहों और दरगाहों में टीकाकारी मुहिम जारी रखी गई और जिस दौरान यहाँ ज़ायरीन से लेकर मुकामी लोगों को टीके भी लगाए गए और यहाँ पे ज़िला तरक्याती कमिश्नर के कहने पर यह टीकाकारी मुहिम घर घर पहुँचाने का अमल शुरू किया गया। करीबन 400 लोगों को आज टीके लगाए गए और इन 400 लोगों के टीके लगाए जाने के साथ उम्मीद है कि कोविड का वायरस जो है वो ज़रूर ख़त्म होगा। लेकिन अब नई नई कहानियाँ कोविड के हवाले से निकल के आ रही हैं। ग्राफ लगातार कोविड का कम होता जा रहा है, लेकिन कोविड के हवाले से आज भी बताया जाता है कि कोविड कहीं ना कहीं अपना रंग रूप बदलता जाता है। तो ख्याल रखना है, एहतियात रखना है और ख्याल व एहतियात रखते हुए लोगों को ये भी बताना है, ये भी ख्याल रखना है कि कहीं ये दोबारा सर न उठा ले। वो अलग बात है, अब हमारे बाजार खुल चुके हैं। आज वादी कश्मीर के लगभग सभी बाजारों में रौनक चहल पहल दोबारा लौट आई थी। कोविड के दौरान वीकेंड लॉकडाउन और उसके बाद कभी 2 दिन का लॉकडाउन, कभी 4 दिन का, लेकिन आज सभी बाजार दाएं बाएं हर तरफ खुले थे और बाजारों में रौनक भी लौट आई थी। और इस रौनक के दौरान इंतज़ामिया और इंतज़ामिया के साथ साथ वो लोग भी सड़क पे मौजूद थे जो मास्क और कोविड गाइडलाइंस का खास ख्याल रखवाने का इंतज़ाम भी कर रहे थे। और चलिए नाज़रीन, सोपोर का रुख भी करते हैं। सोपोर के लोगों को शिकायत है कि सरकार ने वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स लगाई, लेकिन स्ट्रीट लाइट्स लगाने के बाद उनका पुरसाने हाल कोई न बना। किसी ने हाल नहीं देखा कि स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं, चली हैं या जली हैं, चलती हैं तो कब चलती हैं, जली हुई हैं तो कब जली हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। और मुकामी लोगों का, सोपोर के
कल्याणी सोपोर का ये भी इल्ज़ाम है कि म्यूनिसिपैलिटी सोपोर की स्ट्रीट लाइट्स को रेस्टोर और रेनोवेट कराने में कोई भी कदम नहीं उठा रही है। और मुकामी लोग ये भी कहते हैं कि आखिर कब बदलेगा सिस्टम, कब बदलेंगे वो पुराने तरीके, क्योंकि सरकारें बदल चुकी हैं, इंतजामात बदल चुके हैं और रीऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है, लेकिन सोपोर को रीऑर्गेनाइज कब किया जाएगा ये सोपोर के लोगों का कहना है, वहाँ का लोगों का गिला भी है। लेकिन आपको बताते चलें 2014 में सैलाब आया था और उस सैलाब के दौरान यहाँ बहुत कुछ बदला था, लेकिन रोहमू पुलवामा के लोगों को आज भी 2014 के सैलाब की यादें बराबर हैं। और ये 2014 की सैलाब की यादें क्यों नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन यानी पीसीसी ने एक पुल बनाने का काम तब शुरू किया था। वो सैलाब की नज़र पुल हुआ था और उसके बाद उस पर काम लगाया गया, लेकिन ये काम कब मुकम्मल होगा, उम्र खिजर चाहिए या जल्दी होगा, ये वहाँ के लोग पूछते हैं। क्योंकि काम की रफ्तार जो है 4 से 5 मजदूर वहाँ काम करते, और जिस प्रोजेक्ट पे, जिस बड़े प्रोजेक्ट पे 4 से 5 मजदूर काम करते होंगे वो प्रोजेक्ट कब मुकम्मल होगा, ये पुलवामा के लोग पूछना और समझना चाहते हैं। अगरचे पीसीसी के अहदेदार ये भी बता रहे हैं कि काम वक्त पर मुकम्मल होगा, लेकिन सब जानते हैं कि पीसीसी के अहदेदारों का कहना और करने में कितना फ़र्क होता है। यार मतलब ये 4-5 वरी चलाय मन करनस को मिला कि तैयार गसा की नीचे डलवन पे था पत्थर पर पर तिन पर था गमार माचे अगे वाचे मोई देची तुम्हारा वाचे इग्नाशन बराबर हॉस्पिटल दिवादा ये सही मुश्किलात गसा गाड़ी ट्रांसपोर्ट गसा इमाचे अड़ मतलब इंसा जे कोई आदि या शिक्षा पर रूटी बंद ये सब को जो है हस सस तोर मतलब तोर वरी के 5 वरी चला को बिना सीट गसा है इमराज के बारे टाइम स्टोर कर सोन गुजारिश की दस्ती तैयारी बेमार दिया सहूलियत बोड़ बार अलाक परेशान सही। तो चलिए नाज़रीन, ये था हमारा आज का जेके स्पेशल। आप जुड़े रहिएगा हमारे साथ। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, आप रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह आपका मेरा सबका निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़।